वेलकम बैक। लास्ट टाइम हम ग्रोथ इनहिबिशन और ट्यूमर सप्रेसर जीन के मतलब ये जो है पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमने P53 पे जो है ना इसको स्टॉप किया था। रेटिनोब्लास्टोमा, पीटीएन और पीटीपीएन वन म्यूटेशन के पढ़ा था। अच्छा, P53 को गार्डियन जीनोम कहा जाता है। गार्डियन जीनोम कहने का मकसद ये है कि ये स्प्रेस करते हैं सेल साइकिल को एट G1 और इनहिबिट करते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज और साइक्लिन डी के कॉम्बिनेशन को, और एट द सेम टाइम साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज और साइक्लिन ई के कॉम्बिनेशन को। ठीक है, बेसिकली इसकी जो जीन है दैट इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 17p13, और ये जो है ना जिंक फिंगर जीन रेगुलेटरी एक प्रोटीन एलिमेंट है। इसमें जो म्यूटेशंस होती हैं, क्योंकि ये G1 एस चेक पॉइंट पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है सप्रेसर जीन है, तो ये क्या करता है कि अगर इसकी जब म्यूटेशंस हो जाएंगी तो सप्रेशन नहीं होगी। नॉर्मल जो वाइल्ड टाइप जिसको कहा जाता है P53, दैट लीड्स टू द सप्रेशन ऑफ सेल साइकिल स्टेज फ्रॉम ट्रांजिशन G1 टू S। अच्छा, अब T53 जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ठीक है, ये म्यूटेशंस की लाजमी है। हर ऑलमोस्ट ज्यादातर जो ट्यूमर्स हैं उसमें किसी न किसी लेवल पे ये P53 जो है ना म्यूटेट करती है। और ये जो है लीफ-रोमेनी सिंड्रोम है, उसमें जो P53 की म्यूटेशन दैट इज बेसिकली प्रेजेंट इन ऑल ओवर बॉडी सेल्स। आप इनहेरिट करते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग इनहेरिटेंस है, और डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूमर्स कहीं भी जो है ना ट्यूमर्स बनते रहते हैं। और बाद दफा ये होता है कि एक ही पर्सन के अंदर मल्टीपल ट्यूमर जो है ना वो आप देखते हैं इस TP53 की ट्यूमर सप्रेसर जीन को। तो नॉर्मली ये करती है कि ये एक्सप्रेशन ऑफ टारगेटेड जीन्स मूव जीन प्रोडक्ट सप्रेस सेल साइकिल उनको एक्सप्रेस कराती है और सेल साइकिल को G1 चेक पॉइंट पे रोकती है। अगर ये म्यूटेट हो जाएगी तो वो तमाम प्रोटीन जो कि एक्सप्रेस करती G1 एस चेक पॉइंट पे, वो प्रोटीन्स जो हैं वो एक्सप्रेस नहीं होंगी, जिसकी वजह से ट्यूमर फॉर्मेशन। TP53 को अगर वैसे देखते हैं तो इसका ट्रांस एक्टिवेशन डोमेन है जो कि MDM2 के साथ बाइंड करता है। MDM2 जो प्रोटीन है उसको अब हम देखेंगे कि वो क्या करती है। एक्चुअली डीएनए बाइंडिंग डोमेन है, इसी तरह ओलिगोमराइजेशन डोमेन है, रेगुलेटरी डोमेन्स हैं। अच्छा, जो आप म्यूटेशन हॉटस्पॉट्स हैं, ये डीएनए बाइंडिंग डोमेन्स में इन रीजन्स पे इसकी म्यूटेशन ज्यादा डॉक्यूमेंट हुई हैं। इसके अलावा ये नहीं है कि कहीं और नहीं हो सकती, लेकिन ये है कि जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो डाटा इकट्ठा हुआ है उसमें ज्यादातर जो म्यूटेशनल फ्रीक्वेंसीज है उसमें पाई गई हैं। तो होता ही है कि अगर आपने सीक्वेंसिंग करवाते हैं जब जीन्स की, और जब आप म्यूटेशंस देखते हैं तो समटाइम्स ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज जो है या लिमिटेड इकोनॉमिकल जो हमारे पास जो है रिसर्च फंडिंग्स होती हैं, उसमें फिर ये होता है कि हमें एक P50 जीन की पूरी सीक्वेंसिंग करवाना मुश्किल होता है। उस केसेस में जब आपने पेशेंट्स की एनरोलमेंट ज्यादा की हो, मतलब 50 आपने 100 पेशेंट्स की हो, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम हॉटस्पॉट्स में जो है ना म्यूटेशन आइडेंटिफाई करते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और दैट विल टेल अस कि व्हेदर दिस म्यूटेशन इज प्रेजेंट इन P53 और नॉट। अच्छा, P53 ऑब्वियसली कुछ एक्टिवेट करेंगे और कुछ एक्टिवेट करके इसका डाउनस्ट्रीम इफेक्ट्स होंगे। जो अपस्ट्रीम एक्टिवेटर हैं उसमें डीएनए डैमेज है या ग्रोथ सिग्नल्स आ जाते हैं, ऑन्कोजीन एक्टिवेशन है या हाइपोक्सिया जो लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन या न्यूक्लियोटाइड डिप्लीशन है, दीज ऑल लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ P53। अच्छा, अब P53 डिटेक्ट करती है कि देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग। ठीक है, डीएनए डैमेज हो रहा है या ऑन्कोजीन सिग्नल्स आ रहे हैं, हाइपोक्सिया को, देयर इज समथिंग रॉन्ग। अच्छा, अब इसमें फिर 53 डिसाइड करता है कि सेल साइकिल को अरेस्ट करना है, रोकना है, टेम्परेरी तौर पर रिपेयर हो जाएगा और चलाना है, यानी कि सेनिसेंस में लेके जाना है सेल को। इमीडिएट रिपेयर हो सकती है, दैट इज फाइन एनफ। ठीक है, या अगर रिपेयर नहीं हो सकती, अरेस्ट में जाने का कोई फायदा नहीं है, और अगर अरेस्ट जो है उसको उठाया भी गया तो उसके बाद फिर जो है सेल खराब ही होगा, ठीक है, म्यूटेट ही करेगा, तो वो अपॉप्टोसिस में ले जाती है। ठीक है, और इसके अलावा एक और उसका बड़ा फंक्शन है कि एंजियोजेनेसिस जो है ना ब्लड। अच्छा, अब इसकी रेगुलेशन किस तरह। अच्छा, अब इसकी रेगुलेशन ये है कि नॉर्मली MDM2 जो प्रोटीन है ये P53 के साथ अटैच होती है। अच्छा, अब जब ये P53 के साथ अटैच होती है, एक तो ये इनहिबिशन करती है कि जी P53 से रिलेटेड इसकी ट्रांसक्रिप्शन होने नहीं देती। अच्छा, इसकी इनहिबिशन जरूरी क्यों, इसको इनहिबिट करके क्यों रखा जाता है? तो इसलिए इनहिबिट करके रखा जाता है कि नॉर्मली जब सेल को
सर्वाइवल के लिए प्रोलिफरेशन की जरूरत है, तो वो आप उस टाइम पे P53 के एक्शन को सप्रेस करना जरूरी होता है। आप नहीं चाहते कि P53 उस वक्त एक्टिवेट हो। फॉर एग्जांपल जख्म लग जाए, कट लग जाए, ठीक है, स्किन एब्रेजन्स हो जाए, तो वहां आपको सेल ग्रोथ का सिग्नल्स मिलते हैं और सेल ने ग्रो करना है। ग्रो करेंगे तो वो गैप को, वो डैमेज को भरेंगे। अच्छा, अगर आप P53 को उस वक्त एक्टिवेट कर देते क्या होगा? वो जो वूंड है वो ओपन रहेगा, ठीक है, वूंड ओपन रहेगा, वूंड भरेगा नहीं, इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज्म रखा है P53 को, जो है जब उसकी जरूरत नहीं है उस वक्त उसको एक्टिवेट नहीं होने दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि जब आपने, और इसको जो है ना MDM2 एक जो है ना यूबिक्विटिनेशन भी में भी हेल्प करता है कि P53 को जब प्रोलिफरेशन की जरूरत होती है तो P53 की सेल में जरूरत कम होती है, तो उस P53 को ये प्रोटियोसोम डिग्रेड कर देता है बाय गेटिंग टू नो यूबिक्विटिनेशन। यूबिक्विटिनेशन होगी तो प्रोटियोसोम जो है ना वो P53 को डिग्रेड कर देंगे। लो क्वांटिटी P53 होगी, सेल गो ऑन एंड प्रोलिफरेट जब उसको नॉर्मल प्रोलिफरेशन की जरूरत होगी। ठीक है, MDM2 जो है वो बेसिकली ये करता है। जब आपने इसको MDM2 को अलग करने हैं तो उसके फिर डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं जिससे MDM2 P53 से अलग हो जाता है। तब आपको P53 की जरूरत होती है। अच्छा, अब अपस्ट्रीम जो है मॉलिक्यूलर पैटर्न, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, ये डीएनए डैमेज हो रहा है या ऑन्कोजीन की एक्टिवेशन, सेल स्ट्रेस हो रही है। अच्छा, उनके बाद ना एक इंटरमीडिएट पैटर्न प्रोटीन्स भी हैं, उसमें ATM है, P14 ARF है, ATR है। ये वो प्रोटीन है जो फर्दर जो है ना P53 को नीचे फॉस्फोरिलेट करती है और एक्टिवेट करती है। अच्छा, अब इसमें ये देखिए मैकेनिज्म के, अब क्या करना है जब ऑन्कोजीन एक्टिवेशन हो जाएगी तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि P14 जो ARF है ये MDM2 को इनहिबिट कर देगी, और MDM2 जब इनहिबिट होगी तो P53 अलग हो जाएगा, और फिर P53 का काम है कि वो सेल साइकिल को प्रोग्रेशन से या ऑन्कोजेनेसिस से रोके। इसके अलावा डीएनए डैमेज डायरेक्टली CHK2 चेक प्रोटीन काइनेज 2 है उसको एक्टिवेट करती है, वो P53 को एक्टिवेट कर देता है G1S साइकिल पे। इसी तरह सेल स्ट्रेस जब होता है तो ATR जो है वो केजीन काइनेज 2 को एक्टिवेट करती है, लेकिन डायरेक्टली एक्टिवेट P53। ठीक है, बस याद रखने वाली ये जीन है कि ऑन्कोजीन एक्टिवेशन में P14 जो ARF है वो MDM2 को इनहिबिट करता है और P53 को एक्टिवेट। अच्छा, P53 नॉर्मली, अब उसके सेलुलर इफेक्ट्स क्या है? ठीक है, अब P53 जो है P21 को जो है उसको उसको जो है ना उसको रोकने में बड़ा काम करता है। P21 जो है, ठीक है, वो P21 को बेसिकली उसकी ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट कर रहा है। P21 जब एक्टिवेट होता है वो क्या करता है, PCNA को इनहिबिट करता है, ठीक है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस के साथ कम्प्लेक्स बनाता है। और वो कम्प्लेक्स जो है वो बेसिकली कर क्या रहा होता है, सेल साइकिल को अरेस्ट कर रहा है। इसी तरह P21 जब PCNA के साथ अटैच होता है तो वो डीएनए रिपेयर में हेल्प करता है। इसी तरह XPC जो प्रोटीन्स की ट्रांसक्रिप्शन है P53, वो भी डीएनए रिपेयर में हेल्प करती है। इसके अलावा P53 जो है वो जीन्स जो कि एंटी जो अपोप्टोसिस के लिए है रिलेटेड जीन, जो अपोप्टोसिस करवाती हैं, उनको एक्टिवेट करता है। और जिस तरह नॉक्सा है, प्यूमा है, बैक्स है, इसके अलावा और बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है। इसी तरह P53 जो है BCL2 जो एंटी अपॉप्टोटिक प्रोटीन है, ये अपॉप्टोसिस को रोकती है, उसको इनहिबिट करता है। इसके अलावा एंजियोजेनेसिस को इनहिबिट करता है बाय एक्टिवेशन ऑफ थ्रोम्बोस्पोंडिन। और थ्रोम्बोस्पोंडिन जो है ये एंटी एंजियोजेनिक, यानी कि ब्लड वेसल्स जो है ऑलरेडी फॉर्म ब्लड वेसल्स है उनसे और ब्लड वेसल्स जो है ना वो नहीं बनती। यहाँ ये अपॉप्टोटिक टारगेट्स हैं, अपॉप्टोटिक प्रोटीन्स हैं सारी, ठीक है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ अपॉप्टोसिस। अच्छा, P53 का और एलैबोरेटेड रोल जो अगर आप देखें ना, तो अब P53 को एक्टिवेट उन 2-3 फैक्टर से और लेके चलते हैं आगे। न्यूट्रिएंट डेप्रीवेशन, हाइपोक्सिया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बन रहे हैं, हाइपर प्रोलिफरेटिव सिग्नलिंग है, राइबोन्यूक्लियोटाइड डिप्लीशन, डीएनए डैमेज हम पहले बात कर चुके हैं, रेप्लिकेटिव स्ट्रेस है, टेलोमेर आइट्रेशन है, ये तीनों जो है ना, ये इतने सारे फैक्टर्स जो है ना P53 को एक्टिवेट कर। अच्छा, डाउनस्ट्रीम इसके अब फिर 3 इफेक्ट्स आ जाते हैं, या तो सेनेसेंस में जाएगी सेल साइकिल को इनहिबिट करके, ठीक है, अपॉप्टोसिस में लेके जाएंगी या रिपेयर होगी। ये तो एक नॉर्मल है, सेनेसेंस, सेल साइकिल इनहिबिशन, अपॉप्टोसिस और डीएनए रिपेयर, ये पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं।
अच्छा, इसके अलावा ऑटोफेजी को भी इनिशिएट करता है और ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट सिग्नलिंग को इस तरह जो है सप्रेस करता है कि ट्यूमर एक्चुअली ग्रो नहीं करता, ट्यूमर सप्रेशन हो जाती है। इसी तरह जो ग्लूकोज के जो मेटाबॉलिज्म है, लैक्टेट फॉर्मेशन है, मेटाबॉलिक रीप्रोग्रामिंग ऑफ ट्यूमर सेल को रोकता है, जिसकी वजह से एक तो स्टेमनेस नहीं होती, सेल की कन्वर्शन इनटू मोर स्पेशलाइज्ड जो है ना टिश्यू वो नहीं होती, और दूसरा अगर जब और ज्यादा स्पेशलाइज्ड टिश्यू में सेल कन्वर्ट नहीं होगा तो इन्वेजन और मेटास्टेसिस भी रुक जाती है। अच्छा, ये अब बहुत सारी प्रोटीन्स है, यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट, कि पोप्टोसिस में, सेल साइकिल रेस्ट में, सेनेसेंस में, डीएनए रिपेयर, मेटाबॉलिज्म, ऑटोफेजी, ट्यूमर माइक्रोएनवायरनमेंट, इनमें मेटास्टेसिस में, और इसके अलावा कौन कौन सी बेसिकली कौन सी प्रिसाइजली कौन सी जीन इन्वॉल्व है जो कि अंडर द इफेक्ट ऑफ P53 जो है वो रेगुलेट होती है जब वो अपस्ट्रीम बहुत सारे सिग्नलिंग जो करते हैं। अच्छा, अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है, अक्सर ये जो है ना जेन में सवाल आता है, यार P53 किस तरह डिसाइड कर रही होती है कि जी मैंने पोप्टोसिस करानी है, मैंने सेल साइकिल इनहिबिशन करानी है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि मिज1 प्रोटीन। अच्छा, मिज1 जो है ये क्या करती है, नॉर्मली P53 का जो इसके साथ एक्शन है ना, P53 मिज1 को एक्टिवेट करती है, तो ये P21 को एक्टिवेट करती है। अच्छा, P21 एक्टिवेट होने का मेन मकसद ये होता है कि सेल साइकिल को इनहिबिट किया जाए, सेल साइकिल को इनहिबिट किया जाए और साथ साथ अपोप्टोसिस को इनहिबिट किया जाए। तो यानी कि P21 को जब P53 एक्टिवेट करेगी तो सेल साइकिल इनहिबिट होगी, अपोप्टोसिस नहीं होगी। अब सेल साइकिल इनहिबिट करने का मकसद ये है कि टाइम गेन कर लें ताकि आप रिपेयर कर लें प्रोटीन को, ठीक है, आप रिपेयर कर लेंगे, ठीक है, आगे चला जाए। या सेनेसेंस प्रोलॉन्ग भी हो सकती है, लेकिन अपोप्टोसिस नहीं होगी, सेल डेड नहीं होगी। अच्छा, दूसरा ये है कि माइक जो ऑन्कोप्रोटीन वो ये करती है कि P53 को डिसोसिएट कर देती है मीजवान के साथ। अब मीजवान के साथ डिसोसिएट करेगी तो P21 एक्टिवेट नहीं होगा, P21 एक्टिवेट नहीं होगा तो सेल साइकिल इनहिबिशन नहीं होगी, सेल साइकिल आगे चलेगा। इसके अलावा अपोप्टोसिस स्टिमुलेटिंग प्रोटीन जिसे ASPP कहते हैं, ये डिसाइड करती है जब P53 इसको एक्टिवेट कर देता है ना, तो इट मीन्स के नाउ सेल हैज टू गो इनटू अपोप्टोसिस। अब इनहिबिशन का काम नहीं है, अब डैमेज इतना सीवियर हो गया कि आप सेल को मर जाना ही चाहिए, तो वो अपोप्टोसिस में ले जाता है। तो बेसिकली ASPP और मिज1 और P53 का कॉम्बिनेशन और माइक की एक्टिवेशन ऑफ मिज1 और डिसोसिएशन ऑफ P53 ये डिसाइड करते हैं कि सेल साइकिल इनहिबिशन होनी है। अच्छा, इसके अलावा 75% जो म्यूटेशंस हैं वो मिससेंस होती म्यूटेशंस, लेकिन जो क्लासिकल ट्यूमर से ये डिफरेंशिएट करता है। क्लासिकल ट्यूमर्स में नॉर्मली नॉनसेंस और जो क्लासिकल जो ट्यूमर स्पेसर जीन्स है ना उनमें नॉनसेंस और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस होती हैं, लेकिन इसमें मिससेंस म्यूटेशंस जो है ना वो होती हैं। इसके अलावा अगर आप P53 पाथवे को और इनहिबिट कर सकते हैं तो आप जो चेक पॉइंट 2 जीन्स है उनको इनहिबिट करते हैं, MDM2 जीन का ओवर एक्सप्रेशन करते हैं, उसको म्यूटेट करते हैं, तब भी P53 जो है ना एबरेंटली रहेगा। अच्छा, लेफरमनी सिंड्रोम की हम बात कर रहे थे, ये बेसिकली जो म्यूटेशंस हैं वो मिससेंस हैं 80% और RNA स्प्लाइसिंग जो है ना उसमें प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। वो स्टॉप कोडोन जो है ना उसको इनहिबिट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ फंक्शनल म्यूटेशंस लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ P20। अच्छा, P21 जो है, अब होता ये है कि एक्टिवेशन ऑफ जो P53 है दैट लीड्स टू ट्रांसक्रिप्शन अपग्रेडेशन P21, बाइंडिंग ऑफ P21 टू साइक्लिन इंडिपेंडेंट काइनेज 2 और साइक्लिन डी और साइक्लिन ई के साथ जो कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है, डाउनस्ट्रीम स्टॉपेज करते हैं। ऑब्वियसली जब आप P53 को करेंगे म्यूटेट तो वो P21 को कहाँ से एक्टिवेट करेगा, कहाँ से इनहिबिशन होगी, कहाँ से पोप्टोसिस होगी, तो कहाँ से पोप्टोसिस रोकी जाएगी, तो जो है ना पोप्टोसिस भी रुकेगी, ठीक है, और इसके साथ जो है ना आपकी ना साइकिल जो है ना प्रोग्रेस करेगी। अच्छा, जब आप क्लिनिकली इसको देखते हैं तो एक तो ये आपको डिफरेंट जो है ना ट्यूमर्स मिलते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज के सॉफ्ट टिश्यू मसल्स आ जाते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यू भी आ जाता है, ब्रेस्ट कैंसर, ल्यूकीमिया, ऑस्टियोसार्कोमा, यू नेम द ट्यूमर, लेफरमनी सिंड्रोम affected patients have that tumor. 50% of the affected individuals develop cancer by 30 years of age and 90% by the 70 years of age, और different types of होते हैं, एक ठीक होता है एक हो जाता है, क्योंकि P53 की म्यूटेशन ऑलमोस्ट ऑल सोमैटिक सेल्स में प्रेजेंट कर रही होती है। अच्छा, अब बाद दफा वायरल प्रोटीन्स भी ऑब्वियसली काम खराब करती हैं। अच्छा, अब ऑब्वियसली नॉर्मली तो ये है कि E2F जो है वो क्या करता है कि जो है ना रेटिनोब्लास्टोमा जीन के साथ
बाइंड करता है, रेटिनोब्लास्टोमा चीन के साथ बाइंड करता है, तो ऑब्वियसली सेल साइकिल प्रोग्रेशन नहीं होगा। अच्छा, एडिनो वायरसेस हैं, ह्यूमन पेपिलोमा वायरसेस हैं, ये क्या करते हैं कि रेटिनोब्लास्टोमा को E2F से अलग कर देते हैं, सेल प्रोग्रेशन में ले जाते हैं, तो ये वो वायरस जो सेल प्रोग्रेशन की साइड पे लेके आते हैं। इसी तरह P53 अगर पॉप्टोसिस करा रहा है तो यही वायरस P53 के साथ बाइंड कर देंगे और जो है पॉप्टोसिस को इनहिबिट कर देंगे। ये एक जो है ना बड़ा जबरदस्त किस्म का मॉडल है जिसे कहते हैं कंटिन्यूम मॉडल ऑफ ट्यूमर सप्रेसर, और दैट बेसिकली हैज बीन यूटिलाइज्ड बाय दीज वायरसेस। जो वायरस कहते हैं ना कि जी हम वायरसेस है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है जो सर्वाइकल कैंसर में बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिनो वायरसेस है हेड एंड नेक कैंसर के अंदर, या एप्स्टीन वायरसेस है, वो यही कर रहे होते हैं, या E2F को कर रहे होते हैं, उसको डिसोसिएट करवा देते हैं RB से ताकि सेल साइकिल प्रोग्रेशन हो। इसी तरह P53 को जो है ना पॉप्टोसिस को इनहिबिट कर। इसके अलावा ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं, एडवैक्सीन हैं, ऑनकिक्स वायरक्स हैं, ठीक है, CDB3 है, प्रिमा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं बेसिकली जो P53 को रेगुलेट करने के लिए बनाए गए। जीन थेरेपीज के तौर पे भी यूज हो रहा है कि आप P53 को किसी तरह एक्टिवेट कर दें, ठीक है, या अगर नॉर्मल नहीं है जिस सेल्स में प्रोटीन्स, उसमें स्पेशली एक्ट करें कि अगर नॉर्मल सेल्स में P53 एक्टिवेट है तो उसमें वो ये जो है ना वो उस P53 का कुछ ना कहे। अच्छा, अब इसमें डिफरेंट रोल्स हैं इनके, ठीक है, वो अब हम थोड़ा सा जरा जल्दी से देख लेते हैं। अच्छा, अब एडिनो वायरसेस जो है ना जो ऑनिक्स 015 वैक्सीन है, एडवैक्सीन के नाम से है, जीन डेसिस ने इसको ड्रग लाइसेंस किया था, चाइना की कंपनी है, ठीक है, इट्स फर्स्ट कमर्शियली जीन थेरेपी फॉर कैंसर, ठीक है, अभी ये प्रॉपरली यूज नहीं हो रही, मतलब कि इट हैज बीन अप्रूव्ड, ठीक है। इट्स अ रेप्लिकेशन सिलेक्टिव एडिनो वायरस। अब इसमें जो अब हम नॉर्मली जो वायरस देते हैं वो E1B जीन को जो है ना की डिलीशन उसके अंदर होती है, ठीक है, और ये सिर्फ उन सेल्स में होता है जिसमें जो है ना इनएक्टिवेट P53 पाथवे होगा या म्यूटेशंस होंगी, सिर्फ उन सेल्स में ये क्या करेगा कि वायरल रेप्लिकेशन जो है ना और सेल डेथ में लेके जाएगा, ठीक है, वायरल एप्लीकेशन करेगा, सेल डेथ करेगा। लेकिन जो ही नॉर्मल सेल होगा उसमें ना ये वायरस रेप्लिकेट में हेल्प करेगा और सेल को सेल साइकिल अरेस्ट में जो है ना नॉर्मल P53 ले जा सकेगा अगर उसको एडिनो वायरस वगैरह ने इफेक्ट किया है। कि अगर वायरस ने P53 को म्यूटेट करने में हेल्प की है तो ऐसे म्यूटेटेड P53 के साथ ये वाले जो ऑनिक्स 015X वायरस है ये उसको जो है ना रेप्लिकेट भी करेगा, लेकिन रेप्लिकेट करके जब सेल जो है ना वो रेप्लिकेशन जो है ना वो विरुलेंस नहीं होगी कॉज करेगी, लेकिन सेल डेथ को कॉज करेगी। लेकिन नॉर्मल में क्या होगा कि P53 जो है ना वो वायरल एप्लीकेशन को भी इनहिबिट कर देगी और सेल साइकिल भी जो है वो अरेस्ट हो सकती। अच्छा, अब इसमें आप ये देखिए एक स्ट्रेटेजी ये भी है कि आप P53 एंडोजिनस है ना जो इनएक्टिवेट हुई है, MDM2 का ओवर एक्सप्रेशन हो रहा है या उसकी जो है ना म्यूटेशन हुई है, तो आप क्या करते हैं कि उसकी कॉम्बिनेशन को ब्लॉक कर देते हैं, तो उसकी वजह से MDM2 P53 को जो है ना एबरेंटली ब्लॉक नहीं कर रहा था, P53 एक्टिवेट होती है, ट्यूमर डेवलपमेंट को रोकती है। नेटलिन इसकी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल। दूसरा ये होता है कि आप P53 की जो है ना एंडोजिनस P53 के जब आपको कीमोथेरेपी हो रही होती है, ठीक है, कीमोथेरेपी के वक्त ये होता है कि प्रॉब्लम कि बाज़ दफा आपको टेम्परेरी या रिवर्सिबल सप्रेशन नहीं चाहिए होती P53 की नॉर्मल टिश्यूज, उसको खत्म करने के लिए आप आइफेक्सरिन अल्फास जो है ना वो यूज करते हैं। दीज आर इनहिबिटर जो कि नॉर्मल टिश्यूज में अगर नॉर्मल टिश्यूज में स्पिल ओवर सिग्नलिंग हो रही है कि नॉर्मल टिश्यू के चांसेस हो म्यूटेट होने के, जो कि वो नॉर्मल टिश्यू स्पेशली जो कि ट्यूमर के इर्द गिर्द पाया जाता है, उसमें P53 को आप नहीं चाहेंगे कि ट्यूमर से कुछ ऐसे सिग्नल या बाईपास स्टैंडर्ड इफेक्ट्स हों जो सिग्नल स्पिल ओवर करें नॉर्मल सेल्स में जिसकी वजह से P53 को कोई नुकसान पहुंचे, तो उसमें आप ये इफेक्टिव जो है ना थेरेपी इसको यूज कर। ये कुछ फर्दर रीडिंग के लिए आपके लिए है, ठीक है। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो यू कैन ऑलवेज राइट टू मी, ठीक है, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एक जो है ना ऑन्कोलॉजी में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर बातचीत होती है। थैंक यू। अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, घर के अंदर रहें, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग को प्रमोट करें, ठीक है, बाहर जाएं तो अपने आप को सेफ रखें, वो उधर भी सोशल डिस्टेंसिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइजीन, हैंड हाइजीन हो या रेस्पिरेटरी हाइजीन हो, दोनों का ख्याल रखें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।